जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के काव्यखंड से वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। और कविता को पढ़ने से पहले मैं पंत जी के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। छायावाद के महत्वपूर्ण 4 स्तंभों में से ये एक थे और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का कुशल चितेरा कहा जाता है। चितेरा मतलब चित्रकारी करने वाला। प्रकृति का जो चित्र ये अपनी कविताओं में शब्दों के द्वारा खींचते थे, जो दृश्य बिंब निर्मित करते थे, वैसा कुशल चितेरा प्रकृति का अभी हिंदी साहित्य में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी नामक ग्राम में हुई और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज जो था वो बदलाव का पक्षधर रहा है। तो शुरुआती दौर में छायावादी कविताओं को लिखने के बाद इनको पल पल परिवर्तित प्रकृति का जो रूप है वो हमेशा इनको खींचता रहा अपनी ओर। इसके बाद में चलकर ये प्रगतिशील दौर की रचनाएं लिखने लगे, जिनमें ताज और बेआँखें जैसी रचनाएं भी उन्होंने लिखी। और इसके बाद पंत जी की जो भाषा थी वो उन्होंने केवल काव्य में ही अपनी लेखनी नहीं चलाई है, बल्कि गद्य की अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचनाएं ये भी इन्होंने लिखे हैं। और भाषा के प्रति वो बहुत सचेत रहे हैं हमेशा से। और रचनाओं में जो प्रकृति की जादूगरी उनकी भाषा में अभिव्यक्त होती है वो स्वयं पंत जी ने उसे चित्र भाषा कहा है और खड़ी बोली इनकी मुख्य भाषा रही। तो बच्चे, ये कविता पढ़ाने से पहले मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसका अर्थ ये है कि कहाँ तो ये सपने दिखाए गए थे कि आज़ादी आएगी तो पूरे देश में खुशहाली आएगी, घर घर में खुशहाली आएगी और लोगों को उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो सकेंगी, लोगों का जीवन अच्छा होगा, विकास होगा और उन्नति होगी। लेकिन यहाँ तो लोगों का, व्यक्ति का विकास तो दूर की बात है, परिवार घर का विकास तो दूर की बात है, और ये तो शहर तक के लिए एक चिराग उपलब्ध नहीं है, अर्थात शहर का विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो ये शेर मुझे इसलिए याद आया क्योंकि ये प्रगतिशील दौर की कविता है और स्वाधीन भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने भी विकास की योजनाएं बनाई गई, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, और इनमें सब में देखा जाए अगर तो किसान की स्थिति आज भी दयनीय है, आज भी चिंताजनक है और आज भी विचारणीय है। किसान का जीवन जैसे पहले था वैसे आज भी है। उसके जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं आया है, क्योंकि जो हमारा समाज जो वर्गों में विभाजित है, जिसमें एक पूंजीवादी वर्ग है और एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं बनाई गई या जो भी विकास के लिए जो प्लान तैयार किए गए वो निचले तबके के लोगों तक पहुंचने से पहले ही वो बीच में गायब हो जाते हैं। तो शोषक वर्ग हमेशा से गरीबों का शोषण करता आया है और उन गरीबों में किसान भी एक है
जबकि किसान को हम अब अन्नदाता कहते हैं और पूरे देश का पालन पोषण करता है वो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो इस कविता में विकास की इन्हीं विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। विकास जहाँ होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है। तो युग युग से शोषण का शिकार जो किसान है, उसका जीवन कवि पंत जी को आहत करता है। वे दुखी होते हैं, पीड़ित हैं इस दशा को देखकर। और दुखद बात ये है, सबसे दुख की बात ये है कि स्वाधीन भारत में, स्वतंत्र भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया और किसान आज भी वही दयनीय जीवन जी रहा है। और ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए किसान के व्यक्तिगत और उसके पारिवारिक दुखों का खाका खींचा है कवि ने इस कविता में। बहुत ही मार्मिक कविता है ये। और इस मतलब ये समाज का जो विभाजित रूप है उसकी स्पष्ट जो छवि है वो इस कविता में दिखाई गई है। हम देखते हैं वे आँखें कविता, इसमें कवि क्या कहते हैं। बच्चों, वे आँखें, जैसा कि इस कविता का शीर्षक है वे आँखें। आँखें व्यक्तित्व का आईना होती हैं। आँखें मन का आईना होती हैं, मन का दर्पण होती हैं। और किसी व्यक्ति के मन की बात को जानना है कि तो उसकी आँखों की गहराई में आप देखिए, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। व्यक्ति अपने जुबान से कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसका दुख, दर्द, हंसी, खुशी, मान अपमान और जो भी उसके नफ़रत है, प्रेम है, खुशी, सब कुछ उसकी आंखों में नज़र आ जाता है। व्यक्ति की आंखें सच बोलती हैं, आंखें सब कुछ कह देती हैं, आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं, कुछ भी व्यक्ति छुपा नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है कि सलीका हो अगर भीगी हुई पलकों को पढ़ने का, तो फिर बहते हुए आंसू भी अक्सर बात करते हैं। तो ये वे आंखें कविता हम देखते हैं कि कवि आहत है किसान की इस दयनीय स्थिति को देखकर और वो उसकी आंखों में देखने से डरता है। हमने इसको 4-5 पैराग्राफ में इसको विभाजित किया है, 5 पैराग्राफ में पूरी कविता को विभाजित किया है। तो अपन देखते हैं कि क्या कहती है कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड से वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं, जिनके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसानों की दुर्दशा का, शोषण का, उसकी दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। और उसकी दयनीय दशा से आहत होकर कवि उसकी स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है और कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मतलब गुफा, सरीखी यानी के समान, दारुण मतलब बहुत ही भयानक, और दुख का नीरव रोदन, और नीरव मतलब मौन, शांत, रोदन यानी रुदन, रोना। ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसान की दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान की आंखों में दुख और दीनता भरी हुई है। अंधकार की गुहा सरीकी, उसकी आंखों में अंधकार छाया हुआ है। जैसे एक अंधेरी गुफा में झांकने में डर लगता है, उसी तरह किसान की आंखों में देखने में डर लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में भयानक पीड़ा है, दारुण दुख है, बहुत पीड़ा है, दर्द है, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में मतलब सूखे हुए आंसू हैं, उसके जीवन की पीड़ा व्यक्त होती है।
और उस पीड़ा को देखने की हिम्मत कवि में नहीं है। उसे अंधेरी गुफा के समान वे आंखें भयानक लग रही हैं, और इसलिए कवि कहता है कि उन आँखों से डरता है मन, मेरा मन उन आँखों से देखने के अंदर झांकने में डर रहा है, क्योंकि उन आँखों में भयंकर पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, और इसीलिए दैन्य दुख का नीरव रोदन, अत्यंत दीनता भरा दुख और मौन है। रोदन, मौन रुदन है। मौन रुदन का मतलब है जिसमें आंसू ना निकलें, शब्द ना निकलें, सिर्फ शोक ही शोक हो, करुणा ही करुणा हो आंखों में, ऐसा रुदन उसकी आंखों में भरा हुआ है। इसके बाद कवि कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। सदृश यानी समान, के समान। किसान कभी स्वाधीन था, उसके अपने खेत थे, हल थे, बैल थे, परिवार था, गाय थी। एक किसान का सबसे बड़ा धन तो यही है, उसका हल, बैल, जमीन, गाय, पशु और उसका घर परिवार। इतना एक किसान को खुशहाल रखने के लिए बहुत है। तो कवि कहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा, वो स्वतंत्र था कभी, उसके अपने खेत थे, अपनी ज़मीन थी, अपने हल थे, बैल थे, गाय थी, परिवार था, और इसमें वो खुश था, खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा था। तो स्वतंत्र था, स्वाभिमान से जी रहा था, आत्मसम्मान के साथ जी रहा था। अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात का उसकी आंखों में गर्व झलकता था, और वो स्वाभिमान उसकी आंखों में दिखाई देता था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कगार यानी किनारा, जैसे नदी अपने बहाव के साथ किनारों को तोड़कर ले जाती है, उसी तरह उसका ये सुख भरा जो संसार था वो आज उससे दूर हो गया है, उससे बिछड़ गया है। उसे छोड़कर, उसे अकेला छोड़कर उसका जो खुशहाल संसार था, सुख भरा जीवन था, वो उससे दूर हो गया है। उसे मझधार में छोड़कर, मझधार यानी जहाँ पर व्यक्ति के डूबने का खतरा होता है, बीच धार में छोड़कर, उसे अकेला छोड़कर उसका वो संसार, सुनहला संसार, वो उससे बिछड़ गया है। तो आज स्वतंत्र भारत में किसान स्वाधीन हो गया है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और इस बात का अभिमान उसकी आंखों में झलकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह आज भी शोषित है, कल भी शोषित था, और मझधार में छोड़कर जो शासक वर्ग हैं वो किसान को मझधार में छोड़कर अकेला छोड़ दिया है और उससे किनारा कर लिया है। उसके लिए जो एक निर्णायक हस्तक्षेप होना चाहिए, एक निर्णायक एक व्यवस्था होनी चाहिए किसान के लिए, उसके लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग यानी आँखें, हुआ बेदखल वह अब जिससे, बेदखल होना यानी किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण तृण यानी तिनका तिनका, तृण है एक्चुअली, शब्द जो है वो तृण है, पर यहाँ पर उसका तद्भव रूप लिया गया है। तृण तृण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। तो लहराते हुए खेत द्रगों में, पंत जी कहते हैं कि कभी किसानों के खेत लहलहाया करते थे, और कहते हैं किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वो खुशी होती है जो एक माँ को अपने बच्चों को देखकर होती, बच्चों को हंसता देखकर होती है। तो वो लहलहाते हुए खेतों को देखकर किसान की आंखें प्रसन्नता से भर उठती थीं।
लहराते वे खेत द्रगों में, परंतु आज उसको उन खेतों से अलग कर दिया गया है, उसे बेदखल कर दिया गया है उन खेतों से। लहराते हुए खेत द्रगों में, अब देखिए यहाँ पर समाज का वो शोषक वर्ग का क्रूर रूप सामने आया है कि किस तरह शोषक वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं। तो लहराते हुए खेत द्रगों में, आज भी उसकी आंखों में लहलहाते हुए खेतों की वो दृश्य उभरता है और वो पल भर के लिए प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत वास्तविक स्थिति में आ जाता है और हुआ बेदखल वह अब जिनसे, उन खेतों से जो लहलहाया करते थे उनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है, उन खेतों से निकाल दिया गया है और उसके खेतों पर कब्जा कर लिया गया है और उसे अधिकारहीन कर दिया है, उसके अधिकारों को छीन लिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण यानी तिनका तिनका। कवि कहते हैं कि उन लहलहाते हुए खेतों को देखकर उसके तिनके तिनके में किसान के जीवन की हरियाली थी, उन खेतों की हरियाली और उन खेतों के तिनके तिनके में उसका जीवन बसता था, उसके जीवन की अपार खुशियां बसती थीं। पर वो खेत अब उससे छिन गए हैं और जमींदारों ने उन खेतों पर कब्जा कर लिया है और उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया है। वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।